हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में गुमिया को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई होती है। डॉक्टर उसे बता रही होती है आप ओवर वर्क करने की वजह से बहुत ही ज्यादा वीक हो गई हैं। अगर आप टाइम पर मेडिसिन नहीं लेंगी तो आपके तीनों बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। गुमिया बोलती है तो अब मुझे क्या करना होगा। वो बोलती है मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी लेकिन हर वीक तुम्हें चेकअप करवाने के लिए आना होगा। गुमिया पेमेंट के लिए जैसे ही अपना कार्ड देती है तो डॉक्टर उसे बताती है इस कार्ड में तो पैसे ही नहीं हैं। ये सुनकर गुमिया शॉक हो जाती है और डॉक्टर को दोबारा चेक करने के लिए बोलती है क्योंकि अभी उसकी सैलरी के पैसे उस कार्ड में आए थे और सोचने लग जाती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पैसे आखिरकार गए कहाँ। तभी उसके पीछे लाइन में लगी हुई सारी औरतें जल्दी से यहाँ से उठ जाओ और अगर तुम्हारे पास अपने ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं है तो यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या थी। डॉक्टर उन सबको डांट कर चुप करा देती है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर तुम लोग तमाशा नहीं कर सकते हो। और गुमिया को बोलती है तुम्हें अपने हस्बैंड से इस बारे में जाकर डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद तुम यहाँ पर दोबारा आ जाना। डॉक्टर की बात सुनकर गुमिया वहाँ से उठ जाती है। दूसरी तरफ हमें मिसेस गू और उनके बेटे को दिखाया जाता है। मिसेस गू बार बार अपने बेटे को ऑरेंज पिलाने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलता है जब मैं गेम खेल रहा हूँ ना तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो मॉम, लेकिन मिसेस गू जबरदस्ती उसे फिर भी खिला देती है। तभी उनको गुमियाओं की कॉल आ जाती है जो अपने पैसों के बारे में पूछने लग जाती है। मिसेस गू बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे पैसे? हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसका मतलब तुम्हारे पैसों पर हमारा भी हक है। अब इस बारे में बात करने के लिए तुम दोबारा कॉल मत करना। गुमिया बोलती है वो पैसे मुझे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए चाहिए थे, इसलिए प्लीज आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन मिसेस गो उसे डांट कर फोन बंद कर देती है। उसके बाद गुमिया सोचती है मैं अपने बच्चों के लिए पैसों का अरेंजमेंट कहीं न कहीं से जरूर कर लूंगी। गुमिया एक कंपनी में साफ सफाई का काम करती थी। वो जैसे ही बैठ कर क्लीनिंग शुरू करती है तो उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो आस पास खड़े लोगों से हेल्प मांगने लग जाती है लेकिन लोग उसके पास खड़े होकर तमाशा ही देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है गुमिया ली हाउस के सामने खड़ी टेंशन से बात कर रही होती है और बोल रही होती है ये काम करने के बाद मैं अपनी फीस जमा कर लूंगी। अभी उसके साथ लिए हंसी आकर खड़ा हो जाता है। वो हंसी से पूछती है क्या तुम भी यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, लेकिन इस फैमिली में ना बहुत सारे रूल्स हैं, वो टाइम से पहले गेट नहीं खोलेंगे इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। लेकिन तभी गेट ओपन हो जाता है तो वो दोनों जल्दी से अंदर आ जाते हैं। हंसी के सामने बहुत सारी मेड्स आकर खड़ी हो जाती है और उसे सलाम ठोक रही होती है। गुमिया को जैसे ही पता चलता है कि हंसी उस घर का मास्टर है तो वो जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए सॉरी बोलती है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। तभी वहाँ पर हंसी का कजन शुहन आ जाता है। तब वो देखता है कि हंसी गुमिया की तरफ देख रहा है तो उसे बोलता है क्या तुम इस टाइप की लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, अगर ऐसा है तो फिक्र मत करो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। हंसी उसे घूरते हुए अंदर चला जाता है तो वो गुमिया की तरफ स्माइल पास करते हुए उसके पीछे चला जाता है। उनके जाने के बाद गुमिया सोच रही होती है मैं जल्दी से यहाँ से अपने पैसे लेकर चली जाऊंगी। सामने खड़ी एक मेड उसे गुस्से से देख रही होती है। जब वो काम कर रही होती है तो वो मेड बाकी दूसरी मेड्स को लेकर उसके पास आ जाती है और उसका काम खिना देती है। गुमिया बोलती है ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बोलती है मैंने कहाँ कुछ किया है, तुमने खुद ही काम करते हुए पानी गिरा दिया। मैंने देखा था तुम हंसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। के बाद वो गुमिया को धक्का मार देती है लेकिन तभी हंसी आकर उसे गिरने से बचा लेता है और उस मेड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो मेड बोलती है मेरी फैमिली ली हाउस में बहुत सालों से काम कर रही है और अब मैं भी सारी मेड्स की हेड हूँ। ये लड़की अच्छा काम नहीं कर रही थी इसलिए मैं इसे सिखा रही थी। हंसी बोलता है मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, तुम जैसी मेड भी मेरे घर पर काम करती है। सुनकर वो मेड तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो उसके काम को पसंद कर रहा है इसीलिए अब वो उसे रिवॉर्ड देगा। लेकिन हंसी तो गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है इसे मेरे घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, आज के बाद इसकी शक्ल मुझे अपने घर में नहीं देखनी। उनके जाने के बाद हंसी गुमिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। गुमिया बोलती है मैं यहाँ पर क्लीनिंग की जॉब करती हूँ। इससे पहले कि वो उसे और कुछ बता पाती वहाँ पर शुहन आ जाता है और वो हंसी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हंसी अपनी मोम के साथ बैठा हुआ होता है। उसकी मोम उससे बोलती है तुम्हारी बहुत ही ज्यादा एज हो गई है, आखिरकार तुम शादी कब करने वाले हो, बुढ़ापे में करोगे क्या?
शुअन बोलता है आंटी इस बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कजन ने ऑलरेडी एक लड़की को पसंद कर लिया है। ये सुनकर उसकी मोम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हंशी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। मिसेस ली उसे बोलने लग जाती है तुम्हें अच्छे से पता है हमारी फैमिली में बच्चा होना कितना ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम अभी फादर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो तो एटलीस्ट शादी तो कर लो। लेकिन हंशी तो अपनी मोम की बातों को इग्नोर कर वहाँ से उठकर चला जाता है। मिसेस ली चिल्लाने लग जाती है मैंने तुम्हारे रूम में एक गिफ्ट प्रिपेयर किया हुआ है, तुम जाकर उसे यूज जरूर करना। उसके जाने के बाद शुअन बोलता है मैंने भी हंशी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। शुअन जब बाहर की तरफ जा रहा होता है तो गुमिया उसे रोककर मिसेस ली के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर लिया था और अब उसे सैलरी चाहिए थी। शुअन को लगता है मिसेस ली जिस गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी शायद वो यही लड़की है। ये सोचकर वो उसे बोलता है पहले तुम जाकर हंशी के रूम की सफाई करो, उसके बाद ही तुम्हें सैलरी मिलेगी। और फिर वो उसे एक पाउडर देता है और बोलता है जाकर ये रूम हंशी के रूम में डाल देना। गुमिया उसकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है मुझे इन बातों से क्या मतलब, मुझे तो बस अपनी सैलरी चाहिए थी। इसके बाद वो हंशी के रूम में आकर क्लीनिंग करने लग जाती है। हंशी जब अपने रूम में आता है तो उसे देखकर लग रहा होता है जैसे कि वो होश में नहीं है। गुमिया को देखकर वो पूछने लग जाता है क्या तुम मोम का दिया हुआ गिफ्ट हो। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन हंशी उसे रोक लेता है। अगले दिन गुमिया बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। हंशी बोलता है वैसे नाटक क्यों कर रही हो। गुमिया उसे बताती है मैं यहाँ पर सच में सिर्फ साफ सफाई करने के लिए आई थी, तो मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन हंशी तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। तभी वहाँ पर शुअन आ जाता है। वो हंशी को बताता है मैंने हंशी को ड्रग दिया था। वो बोलता है मुझे इस बारे में पता है, पर फ्यूचर में तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शुअन गुमिया को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, चलो तुम्हारा रिवॉर्ड, लेकिन वो गुस्से में बोलने लग जाती है मैं तुम्हें कितनी बार समझा, मैं यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आई थी। फिर वो उसके हाथ से अपने साफ सफाई के पैसे ले लेती है और टेबल पर पड़ी ड्रिंक पीकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। गुमिया अपनी क्लासरूम में बैठी हुई होती है। उसकी फ्रेंड लीचिन बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा डाउन लग रही हो, तो तुम्हें जाकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन वो मना कर देती है। तभी वो सुनती है उसके मॉम डैड नीचे आकर तमाशा कर रहे हैं। के बाद वो जल्दी से भागती हुई स्कूल से बाहर आती है। उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से पैसे चोरी कर अपनी ट्यूशन फीस देने की। गुमिया बोलती है वो पैसे मैंने खुद अर्न किए थे, इसलिए आपको उन पैसों पर कोई हक नहीं है। गुमिया के डैड गुस्से में आकर उसे हिट करने वाले होते हैं। तभी गुमिया को वोमिटिंग आने लग जाती है। यह देखकर उसकी मॉम गुस्से से पूछने लग जाती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। डैड तो उसे हिट करने वाले होते हैं, लेकिन मिसेस गो उन्हें रोक लेती है। आप यहाँ पर तमाशा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इससे बाद में डील कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गुमिया सोचती है अब इस दुनिया में मेरे बच्चे ही बस मेरे अपने हैं, और अब मैं उनको कभी भी अकेला नहीं होने दूंगी, हमेशा उनका ख्याल रखूंगी। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शुअन कंपनी में आता है। वहाँ पर भीड़ देखकर वो पूछने लग जाता है यहाँ पर क्या चल रहा है। एक लड़की आकर उसे बताती है क्लीनिंग लेडी प्रेग्नेंट थी और वो बेहोश हो गई है। शुअन जल्दी से आकर उसे देखने लग जाता है। जैसे ही वो गुमिया को देखता है तो उसे उठाने लग जाता है। दूसरी तरफ हंशी जो मिसेस ली के पास होता है। मिसेस ली उससे पूछती है मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। ये बात सुनकर उसे गुमिया की याद आ जाती है और बोलता है आज के बाद मुझे आप ऐसा यूजलेस गिफ्ट मत देना। मिसेस ली उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी हंशी को शुअन की कॉल आ जाती है। उसे बताता है तुमने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो अब बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, इसलिए तुम जल्दी से कंपनी में आ जाओ, हमें उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये सुनकर हंशी पहले तो जल्दी से जाने लगता है, लेकिन फिर बोलता है मेरा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही उसको पैसे दे दिए थे, अब वो बहुत ही ज्यादा लालची हो रही है, बच्चे के बारे में बोलकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। मिसेस ली उससे पूछने लग जाती है तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो। हंशी बोलता मॉम वही लड़की जिसको आपने गिफ्ट के तौर पर मेरे रूम में भेजा था। वो बोलती है मैंने तुम्हारे रूम में किसी लड़की को नहीं भेजा था, मैंने तो बस रूम में एक मेडिकल ड्रिंक रखी थी जिससे एक इंसान की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। क्या तुमने वो ड्रिंक नहीं देखी।
ये सुनकर उसे गुमियाओ की बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है उसने सच में गुमियाओ को गलत समझ लिया था। इसलिए वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है गुमियाओ के पेरेंट्स वहाँ पर तमाशा कर रहे हैं और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने नहीं दे रहे होते। हंशी बोलता है मैं भी देखता हूँ आज मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाने से कौन रोकेगा। फिर वो गुमियाओ को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। गुमियाओ की मदर आगे बढ़कर तमाशा करने लग जाती। शुवन हंशी को बोलता है तुम गुमियाओ को हॉस्पिटल लेकर जाओ और इन दोनों को मैं देख लूंगा। हंशी के जाने के बाद वो गार्ड्स के साथ मिलकर उन दोनों की अच्छी से पिटाई करता है। नेक्स्ट सीन में गुमियाओ हॉस्पिटल में उठ जाती है। हंशी उसे लेटने के लिए बोलता है डॉक्टर ने तुम्हें उठने से मना किया है। अभी डॉक्टर आकर बताती है तुम बिल्कुल ठीक हो, इवन तुम्हारे ट्रिपलेट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर हंशी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। नर्स बताती है आपकी वाइफ 7 मंथ प्रेग्नेंट है, क्या आपको इस बारे में पता नहीं? ये सुनकर हंशी को तो गिल्टी फील होने लग जाता है। वो इस बारे में उससे बात करने लग जाता है, लेकिन गुमिया को लग रहा था शायद वो अबॉर्शन कराने के लिए बोलेगा, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं बच्चों को लेकर तुम्हारी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा दूर चली जाऊंगी और दोबारा अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। हंशी बोलता है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा बुरा समझती हो, और अगर तुम चली जाओगी तो मेरे बिना तुम मेरे बच्चों को बड़ा कैसे करोगी? ये सुनकर वो शांत हो जाती है, यानी कि तुम मेरे बच्चों को नहीं मारोगे। गुमियाओ अभी भी अपने पेरेंट्स की वजह से टेंशन ले रही होती है। हंशी उसे बोलता है तुम फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो, बाकी के काम मैं देख लूंगा, और अगर आज के बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदार हैं, बल्कि मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स गुमियाओ के बारे में बोले जा रहे होते हैं। शुवन ने उनकी इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है कि उनसे पानी भी पिया नहीं जा रहा था। मिस्टर गु बोलते हैं बाकी बातें तो बाद की बात है, लेकिन मैंने शू फैमिली से पैसे ले लिए थे और गुमियाओ अब भाग गई है, तो अब हम शू फैमिली को क्या जवाब देंगे? फैमिली तो अब हमें छोड़ने वाली नहीं। तभी वहाँ पर लिली अपने पागल भाई के साथ आ जाती है और बोलती है मेरा भाई अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया है, गुमियाओ कहाँ पर है? वो दोनों डरते हुए बताने लग जाते हैं गुमियाओ तो किसी के साथ भाग गई है। लिली बोलती है तुम लोग ऐसा कैसे होने दे सकते थे? मिस्टर गु बोलते हैं हम लोग तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिली बोलती है वो आप लोगों की बेटी है तो भला आप लोग कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? मिसेस गु बताती है वो प्रेग्नेंट है और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल है, तो जरा उन्होंने हमारी क्या हालत की है, इसलिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिली बोलती है वो जितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मास्टर हंशी से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। मास्टर हंशी के साथ मेरे बॉयफ्रेंड का अपॉइंटमेंट है, मैं उन्हें बोलकर गुमियाओ को अच्छा सबक सिखाऊंगी। गुमियाओ प्रेग्नेंट है, भला मैं इस गुड न्यूज को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? इसके बाद वो किसी को कॉल कर बोलती है मैं क्लास रियूनियन पर गुमियाओ को भी बुलाना चाहती हूँ। इधर दो नर्सें बात कर रही होती है। हंशी गुमियाओ का ख्याल इसलिए रख रहा है क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वरना उस जैसी क्लीनिंग लेडी हंशी के काबिल कैसे हो सकती है? उनकी बातें सुनकर गुमियाओ को तो दिल ही टूट जाता है। दूसरी नर्स जैसे ही देखती है कि गुमियाओ उठ गई है, वो साथ वाली लड़की को इशारा कर देती है, लेकिन वो चुप होने की बजाय गुमियाओ की तरफ मुँह कर बोलती है मैं ठीक ही कह रही हूँ, तुम जैसी लड़की हंशी को डिजर्व ही नहीं करती है। तभी हंशी वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलने लग जाता है तुम इससे इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? और वो गुमियाओ के पास आकर खड़ा हो जाता है, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन यही है। उसके बाद वो नर्स को बोलता है तुम यहाँ पर काम करने के लायक ही नहीं हो, आज के बाद तुम किसी भी हॉस्पिटल में जॉब ही नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें हर जगह बैन करवा दूंगा। उसके बाद वो गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके बाद वो नर्स को ले जाते हैं। वो दूसरी नर्स से पूछता है क्या तुम्हारी भी इस बारे में यही राय है? वो तो डर की मारी बोल देती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दोनों तो बहुत ही ज्यादा क्यूट कपल हो। गुमियाओ बोलती है तुमने गलत समझ लिया है, हम दोनों कपल नहीं हैं। हंशी को ये सुनकर बुरा लगता है कि गुमियाओ ने अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। नर्स के जाने के बाद गुमियाओ से बोलती है तुम्हें मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन चीजों की आदत हो चुकी है। हंशी बोलता है अब तुम मेरी हो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ फेस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। जैसे ही वो लोग ली हाउस पहुँचते हैं तो बहुत सारी मेड उसे ग्रीट करती है। चैंग माँ हंशी से पूछती है हम गुमियाओ को क्या कहकर बुलाएं? तो वो बोलता है आप इसे मैडम कहकर बुलाओ, जिसके बाद सभी लोग उसे मैडम कहकर बुलाने लग जाते हैं। गुमियाओ ये बोलने के लिए मना कर देती है, लेकिन हंशी बोलता है मैंने बोल दिया है, इसका मतलब तुम मैडम हो।
और अब तुम इस बात से मना नहीं कर सकती हो। और फिर वो चेंगमा को बोलता है सभी लोग इसे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप लोग मुझे ट्रीट करते हो, और अगर किसी ने कोई गलती की ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो गुमियाओ को रूम में लेकर चला जाता है और उसे वो सारी ड्रेस दिखाने लग जाता है जो वो उसके लिए लेकर आया था। गुमियाओ जैसे ही उन ड्रेसेस की प्राइसेस देखती है तो वो लेने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन हंशी बोलता है ये सब तुम डिजर्व करती हो। तभी गुमियाओ को लीचेन की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है तुम्हें लिली ने क्लास रियूनियन पार्टी में इनवाइट किया है और अगर तुम उस पार्टी में नहीं आओगी तो वो सबके सामने मुझे एम्बैरेस करेगी। ये सुनकर गुमियाओ वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो हंशी की तरफ देखती है तो हंशी भी उसे वहाँ पर जाने की परमिशन दे देता है। अगले दिन वो तैयार होकर पार्टी में जाने लगती है, लेकिन हंशी उसे सोफे पर बिठाकर उसकी हिल्स उतार देता है। उसके बाद वो उसे दूसरे जूते उठाकर पहनाने लग जाता है और गुमियाओ को बताता है मुझे किसी काम से जाना है इसलिए तुम्हें पिक करने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। गुमियाओ के जाने के बाद वो मेड को बोलता है रेस्टोरेंट में कॉल कर तुम बता दो कि गुमियाओ वहाँ पर आ रही है और सबसे अच्छी डिशेस उसके लिए प्रिपेयर की जानी चाहिए। गुमियाओ जैसे ही पार्टी में पहुँचती है तो सभी लोग उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। तुमने लिली के भाई को रिजेक्ट कर एक भिखारी को अपना लिया। भले ही लिली का भाई थोड़ा पागल था पर वो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस थी। तुमने एक भिखारी को चूज कर बहुत ही बड़ी गलती की है। ये सुनकर गुमियाओ उन लोगों को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उन लोगों से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो लोग बोल रहे होते हैं गुमियाओ में से तो अभी भी स्मेल आ रही है क्योंकि इसने एक भिखारी को चूज किया है। लिली एक पानी का गिलास उठा लेती है, अगर तुम में से स्मेल आ रही है तो मैं तुम्हें क्लीन करने में हेल्प करूंगी। ये बोलकर वो उस पर पानी डाल देती है। ये देखकर गुमियाओ को गुस्सा आ जाता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सभी लोग बोलते हैं ये पार्टी लिली ने अरेंज करवाई है इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। इसका बॉयफ्रेंड ना बहुत ही ज्यादा रिच है और गुमियाओ ये सब डिजर्व नहीं करती है। गुमियाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी होटल का मैनेजर सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर आ जाता है। मैनेजर डिशेस सर्व करने के लिए बोलता है तो सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो डिशेस बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं, जिन्हें वो अपनी पूरी जिंदगी खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सभी लोग लिली को थैंक यू बोलने लग जाते हैं, तुम्हारी वजह से आज हमें ये सब खाने को मिल रहा है। लिली तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इतना ज्यादा रिच बॉयफ्रेंड मिला है। गुमियाओ को बोलते हैं तुम तो यहाँ से जा रही थी ना तो गई क्यों नहीं। इतनी महंगी डिशेस को देखकर तुम सोच रही हो कि तुम यहाँ से गलती कर रही हो जाने की। ऐसा खाना तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खा पाओगी। तभी मैनेजर गुमियाओ को बोलता है ये सब कुछ आपके लिए ही भेजा गया है। वैसे आपको ये सब कुछ पसंद आया क्या? अगर कोई भी कमी है तो मैं अभी पूरी कर दूंगा। लिली बोलती है जरूर आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ये डिनर तो मैंने अरेंज करवाया है। गुमियाओ भी मैनेजर को बोलने लग जाती है लगता है आप गलत पर्सन के पास आ गए हो। मैनेजर दोबारा से फोटो देखता है और सोचने लग जाता है पक्का ये लड़की तो गुमियाओ ही है, लेकिन हो सकता है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहती हो इसलिए सबके सामने बता नहीं रही है। तो मैनेजर भी बोल देता है हाँ मुझसे गलती हो गई। लिली सोचती है वही मैं कहूँ, भला ये गरीब लड़की ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर सकती है। जिसके बाद गुमियाओ भी वहाँ पर बैठ जाती है। लिली जैसे ही डिशेस के प्राइस चेक करती है तो वो बहुत ही ज्यादा होते हैं और सोच रही होती है मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मुझे बताया था उसका बजट सिर्फ 100,000 है, क्या वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है। सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एक लड़की बोलती है मैं इस रेस्टोरेंट की फेमस डिश खाना चाहती हूँ। लिली क्या तुम मंगवा सकती हो? लिली बोलती है वो डिश सिर्फ मंथ में एक ही बार मिलती है और आज वो दिन नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैनेजर बोलता है वो डिश ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी गई है, हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लिली को लगने लग जाता है जरूर ये भी उसके बॉयफ्रेंड ने ही कराया होगा और सभी लोग लिली की तारीफ कर रहे होते हैं। तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो, अब तो हम लोगों को जेलसी हो रही है। वेट्रेस उस डिश को लाकर गुमियाओ के आगे रख देती है। मैनेजर बताता है ये डिश स्पेशली मास्टर के कहने पर आपके लिए तैयार करवाई गई है। अगर ये डिश आपको पसंद आएगी तो हर महीने हम इस डिश को तैयार कराकर आपके घर पर ही डिलीवर करवा देंगे। गुमियाओ समझ जाती है ये सब कुछ हंशी ने करवाया है इसलिए वो उसे बोलती है ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन लिली बोलती है आप इस लड़की से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने प्रिपेयर करवाया है और जिस लेडी की आप बात कर रहे हो ना वो मैं हूँ।
मैनेजर उसे बोलता है क्या तुम्हें इन डिशेस के प्राइसेस के बारे में भी पता है? लिली बोलती है ये सब कुछ मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए अरेंज कराया है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैनेजर बोलता है अगर तुम इन डिशेस का बिल पे कर देती हो तो उसके बाद मैं तुमसे सॉरी बोलूंगा और तुम्हारी बात भी मानूंगा। जिसके बाद लिली अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जो हंसी के ऑफिस में ही खड़ा होता है। उसका बॉयफ्रेंड तो उसे डांटने लग जाता है, तुमने मुझे इसी टाइम पर कॉल क्यों की है? मुझे इतनी मुश्किलों से हंसी से मिलने का मौका मिला है, मैं अभी बिजी हूँ इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकता। लिली बोलती है तुमने वादा किया था कि तुम मुझे डिनर करवाओगे, अब उसका बिल तो भर दो। का बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है मैं बिल पे कर दूंगा। ये सुनकर वो जल्दी से स्पीकर पर फोन डाल देती है और उसे बिल बताने लग जाती है। मैनेजर जैसे ही बताता है कि बिल मिलियन में आया है, ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में बोलने लग जाता है क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं सिर्फ 100,000 ही अफोर्ड कर सकता था। क्या तुम मेरी कंपनी को बंद करवाना चाहती हो? और अभी फिलहाल मैं हंसी के साथ हूँ इसलिए मुझे कॉल कर दोबारा डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। कॉल कटने के बाद वो जल्दी से हंसी के पास आता है। हंसी बोलता है अभी मुझे काम है इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है तो वो बंदा भी जल्दी से उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग लिली का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तुम अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लिली बोलती अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या हुआ, पर ये गुमियाओ भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। गुमियाओ भी मैनेजर को बोलती है लिली एकदम ठीक कह रही है, मैं भी इन डिशेस को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैनेजर उसे बोलता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास्टर ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। गुमियाओ बोलती है अगर ऐसा है तो मैं इन डिशेस के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तभी लोग उसे बोलने लग जाते हैं हमसे गलती हो गई गुमियाओ, हमें नहीं पता था ये सब कुछ तुमने अरेंज करवाया है। गुमियाओ बोलती है ये सारी डिशेस मेरी है इसलिए मैं इन्हें पैक करवा कर घर लेकर जाऊंगी। तुम जैसे लोगों पर मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती। और अपनी फ्रेंड लिंजी को बोलती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए तुम जो चाहो यहाँ से लेकर जा सकती हो। ये सुनकर लिंजी तो खुश हो जाती है और उसके साथ बाहर चली जाती है। उनको जाता हुआ देखकर लिली एक कप उठाकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी मैनेजर बोलता है इस कप की प्राइस मिलियंस में है, अगर तुमने ये कप तोड़ दिया तो तुम्हें इसके पैसे चुकाने होंगे। मैनेजर की बात सुनकर वो कप को उसकी जगह पर रख देती है। के बाद वो सब लोग भी बाहर चले जाते हैं। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। लिंजी उससे पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिक करने के लिए आएगा? गुमियाओ बोलती है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है इसलिए टैक्सी लेकर मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। ये सुनकर लिंजी बोलती है क्या उसके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो तुम्हें पिक करने के लिए आ सके? ये सुनकर लिली बोलती है उसके पास टाइम नहीं है या फिर तुम्हें देखना नहीं चाहता है क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। गुमियाओ बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोलती है मतलब तो साफ है, तुम एक मिस्टर हो, तुमने एक ओल्ड मैन को अपनी बॉडी सील कर रखी है। ये सुनकर सभी लोग लिली की बात पर यकीन कर लेते हैं, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अभी वो लोग देखते हैं सामने से रोल्स रॉयस आ रही है। सभी लोग बोलने लग जाते हैं जरूर लिली का बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए आ रहा होगा। लेकिन तभी हंसी उसमें से अम्ब्रेला लेकर बाहर आ जाता है। गुमियाओ के पास आकर उसे अम्ब्रेला पकड़ा देता है। के बाद वो गुमियाओ को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के पास ले जाता है। देख कर लिली गुस्से में बोलने लग जाती है मैं हर तरीके से गुमियाओ से अच्छी हूँ, तो गुमियाओ के पास वो सब कुछ क्यों है जो मुझे मिलना चाहिए था? मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगी। इधर हंसी गुमियाओ को घर लेकर आ जाता है और उसे बेड पर बिठाकर पूछने लग जाता है तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? वो मन में सोच रही होती है मेरी वजह से ये हमेशा मुश्किल में पड़ जाता है इसलिए मैं इसे और परेशान नहीं कर सकती, और झूठ बोल देती है मैंने गलती से अपने सर के ऊपर पानी गिरा लिया था। वैसे शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने एम्बैरस होने से बच गई। अंशी बोलता है तुम बस मुझे शुक्रिया अदा करोगी। जिसके बाद गुमियाओ उसे किस कर देती है और हंसी शावर लेने के लिए चला जाता है। गुमियाओ सोचती है अगर सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा तो कितना ज्यादा अच्छा होगा ना। इधर लिली गू हाउस में आई होती है। वो मिस्टर गू और उनकी वाइफ को बोल रही होती है गुमियाओ ने एक रिच मैन से शादी कर ली है, फिर भी वो तुम लोगों को ऐसे ही सफर करवा रही है। खुद तो वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, पर देखो जरा आप लोग कैसे गरीबों वाली जिंदगी जी रहे हो। उसे अपने माँ बाप पर तरस नहीं आता। ये सुनकर उसके पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है, पता नहीं हमने ऐसी हार्टलेस बेटी को कैसे बड़ा किया। मिसेस गू तो रोने लग जाती है, मैंने तो उसे इसलिए बड़ा किया था ताकि वो मेरे बेटे के लिए ब्राइड प्राइज दे दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी तो हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी कैसे। मिस्टर गू भी बोलते हैं मैंने उस लड़की को इसलिए पाला पोसा था ताकि वो मेरे बेटे के लिए ब्राइड प्राइज लेकर आए।
अगर वो ये भी नहीं कर पाई तो उसे बड़ा करने का क्या फायदा। और वो दोनों बोलने लग जाते हैं, अगर उसका पति रिच है तो वो अकेली ही इतनी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकती, हम जरूर उससे पैसे लेकर रहेंगे। लिली मन में सोचने लग जाती है, गुमियाओ तुम कितनी ज्यादा अनलकी हो, तुम्हारे माँ बाप एक नंबर के लालची हैं। मुझे तो खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पेरेंट्स खुद ही तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे। नेक्स्ट सीन में गुमियाओ शॉपिंग कर कर जा रही होती है और सोच रही होती है, अंशी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, इसलिए मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी ताकि उसे शुक्रिया अदा कर सकूं। तभी मिस्टर और मिसेस गु वहाँ पर आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। पहले तो उसको मस्का लगाने की कोशिश करते हैं, तुम हमारी कितनी अच्छी बेटी हो ना, तो तुम हम लोगों को सफर करता हुआ कैसे देख सकती हो, तो तुम्हारी एक रिच मैन से शादी हो गई है तो हमारी भी हेल्प कर दो ना, तुम्हारा भाई बड़ा हो गया है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने भाई की ब्राइड के लिए ब्राइड प्राइज दो ताकि तुम्हारे भाई की शादी हो और फिर उसका खानदान आगे बढ़ सके। गुमियाओ ऐसा करने से मना कर देती है तो उसकी मोम बोलती है, तुम हमें मना नहीं कर सकती, क्या तुम्हें नहीं पता हमने कितनी मुश्किलों से तुम्हें बड़ा किया है, अब तुम्हें अपने भाई का परिवार बसाने के लिए उसकी मदद करनी ही पड़ेगी ना। गुमियाओ बोलती है, मैंने बचपन से लेकर आज तक सब कुछ खुद ही किया है, इवन मेरे सारे पैसे आप लोग ले लेते थे, अपनी ट्यूशन फीस भी पे नहीं कर पाती थी, तो अब मैं तुम्हारे उस यूजलेस बेटे के लिए पैसे क्यों लेकर आऊंगी। ये सुनकर उसकी मोमो से चाटा मार देती है, मैं अपने बेटे के बारे में एक भी उल्टा सीधा लफ्ज नहीं सुनूंगी। गुमियाओ बोलती है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो आप भला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिस्टर गु बोलते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें अपनी बेटी भी नहीं मानेंगे। गुमियाओ बोलती है, ये तो अच्छी बात है, वैसे भी आप लोगों ने कभी मेरी फिक्र तो नहीं की और मुझे ऐसे पेरेंट्स चाहिए भी नहीं। मिस्टर गु से चाटा लगा देते हैं, हम लोगों ने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया था कि बड़े होने के बाद तुम हम लोगों के साथ ऐसा करो, तुम्हें हमें पैसे देने ही होंगे। गुमियाओ बोलती, अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, पर आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, भला एक नैनी तुम्हें कहाँ से पैसे लाकर दे सकती है। मोम बोलती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम वहाँ पर नैनी का काम करती हो। वो बोलती है, भला मुझ जैसी लड़की को बिना वजह कोई अपने घर पर क्यों ही रखेगा, दिल्ली हाउस में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर नैनी का काम करती हूँ, अगर आप लोगों को यकीन नहीं करना तो मत कीजिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मिसेस गो बोलने लग जाती है, मुझे तो पहले ही पता था इस जैसी लड़की को भला कौन रख सकता है, लेकिन अब हम पैसों का क्या करेंगे। मिस्टर गो बोलते हैं, पैसे तो मैं उससे निकलवा कर ही रहूंगा। गुमियाओ जैसे घर पर आती है तो हंशी बैठा हुआ शुअन से बातें कर रहा होता है। शुअन जैसे ही गुमियाओ को देखता है तो वो उसे ग्रीट करता है, लेकिन जैसे ही हंशी उसके फेस पर थप्पड़ का निशान देखता है तो पूछता है, ये कैसे हुआ, लेकिन गुमियाओ तो उसे हक कर लेती है और रोने लग जाती है। हंशी उसे पूछता, मुझे बताओ ये सब कुछ किसने किया है। वो बोलती है, ये सब कुछ मेरा मैटर है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हें इस मामले में फिक्र करने की जरूरत है। वो बोलता है, भला मैं तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं। और उसके बाद वो उसे रेस्ट करने के लिए बोल देता है और मन में सोच रहा होता है, पता नहीं अपनी प्रॉब्लम कब मुझसे शेयर करेगी। उसके बाद वो शुअन से पार्टी के बारे में पूछता है। शुअन बोलता है, फिक्र मत करो, मैंने गुमियाओ के सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को बुला लिया है। हंशी बोलता है, पार्टी में मैं सभी को बता दूंगा कि गुमियाओ ही मेरी वाइफ बन सकती है। नेक्स्ट सीन में लिली पार्टी में जाने के लिए ड्रेसेस चूज कर रही होती है और सोच रही होती है, अगर मैं हंशी की नजरों में आ गई उसके बाद मैं बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार सकती हूँ। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है, जैसे ही वो गेट खोलती है तो वहाँ पर मिस्टर और मिसेस गु खड़े होते हैं। वो उन दोनों को अंदर लेकर आ जाती है। वो आकर लिली को बोलने लग जाते हैं, हम गुमियाओ से मिले थे, हमें पता लगा है वो जिस लड़की को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी ना वो फेक है, वो तो एक नैनी का काम करती है। ये सुनकर लिली सोचती है, मुझे लग ही रहा था, भला उसे इतना ज्यादा रईस बॉयफ्रेंड कैसे मिल सकता है। गुमियाओ के पेरेंट्स बोलते हैं, अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ क्लियर हो गया है, उसके बाद हम गुमियाओ को वापस लाकर तुम्हारे भाई के हवाले कर देंगे, बस तुम पैसों का इंतजाम कर दो, बस तुम पैसों का इंतजाम कर दो। वो बोलती है, आप पैसों की फिक्र मत करो, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और सोच रही होती है, गुमियाओ अब मेरे हाथों में है, अब मैं उसके साथ जो मर्जी चाहे वो कर सकती हूँ। उसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली के दोस्त उसे बोल रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से आज हम लोग इतनी अच्छी पार्टी अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था वहाँ पर लिली और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से उनको बुलाया गया है। लिली मन में सोच रही होती है, मार्शल ली के साथ नाम जुड़ने से सभी लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, अगर उसने मुझे पसंद कर लिया तो सोचो जरा क्या होगा।
उसके बाद मैं एक रईसों वाली जिंदगी गुजारूंगी, जिसके बारे में गुमियाओं ने तो सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अभी असिस्टेंट गुमियाओं को पार्टी हॉल में लेकर आ जाता है और उसे बताता है आप ऊपर जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, बॉस आपको थोड़ी देर में आकर मिलेंगे। ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी लिली की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। वो उसे रोक कर सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फेक था, तब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, अब तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी ही होगी। गुमिया मन में सोच रही होती है हंशी के लिए आज की पार्टी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती हूँ। और उसे बोलती है मैंने कभी भी उस शादी को नहीं माना था, ना ही मैं तुम्हारे भाई से शादी करूँगी। लिली उसे धक्का दे देती है और बोलती है बेशक मेरा भाई पागल है, लेकिन हमारी शो फैमिली किसी और के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। उसके बाद वो उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुमिया उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है और वो लिली को बोलता है तुम यहाँ पर तमाशा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये ली फैमिली के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है। लिली बोलती है ये शो फैमिली का मैटर है, मैं तो बस अपना मैटर सॉल्व कर रही थी। बटलर बोलता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शो फैमिली का क्या मसला है, तुम यहाँ पर ऐसे ड्रामा नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें अपने फैमिली के मैटर्स को सॉल्व करना है तो अपने घर जाकर करो, हमारी पार्टी में नहीं। गुमियाओ जल्दी से बटलर के पास आती है और बोलती है ये मेरे बच्चे को मार देना चाहती है, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। लिली बोलती है पहले इसने मेरे भाई को धोखा दिया था और अब ये यहाँ पर हंशी को सेड्यूस करने के लिए आ गई है। तुम हंशी के पास ऊपर इसलिए जाना चाहती थी ना, क्या तुम्हें पता भी है ये बच्चा किसका है। गुमियाओ से बताने वाली होती है, लेकिन फिर वो सोचती है हो सकता है हंशी इस बारे में किसी को ना बताना चाहता हो। अभी लिली अपने फ्रेंड्स को बोलती है तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से गुमियाओ को यहाँ से ले जाओ। लेकिन गुमियाओ जल्दी से खुद को छुड़ाकर बटलर के पास आती है और उसे बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो ना। लेकिन लिली तो उसे फोर्स करने लग जाती है, बता ये बच्चा किसका है, तो वो भी बता देती है ये हंशी का बेबी है। लिली बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हंसी पर इस बच्चे को थोपना चाहती हो। और बटलर को बोलती है ये जानबूझकर झूठ बोल रही है ताकि ये बच जाए, और अगर तुम इसकी हेल्प करोगे तो तुम सोच लो तुम्हारी नौकरी गई। लिली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन हम बटलर उसके हाथ में वो बीट्स देख लेता है जो हंशी ने उसे दिए होते हैं। वो उसे रोक कर बोलता है ये बीट्स तो हंशी के हैं। ये सुनकर सब लोग बोलने लग जाते हैं, यानी कि गुमियो सच बोल रही थी। लेकिन लिली बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये इसने चोरी किए होंगे, ये जरूर हंसी को ऐसा कर सेड्यूस करना चाहती है। और वो उसके हाथ से वो बीट्स ले लेती है। तो मियाओ रोते हुए बोलने लग जाती है मैंने चोरी नहीं की है, मुझे सच में ये हंसी ने ही दिए हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि सभी को लिली पर ही यकीन था। लिली बोलती है जरूर इसने और कुछ भी चोरी किया होगा। जिसके बाद उसकी फ्रेंड्स उसकी तलाशी लेने लग जाती है, गुमियाओ के कपड़े उतारने लग जाती है। गुमियाओ रोते हुए उन्हें रुकने के लिए बोल रही होती है। तभी यहाँ पर हंशी आ जाता है और सभी को रुकने के लिए बोल देता है। वो जल्दी से गुमियाओ के पास आता है और उसे अपने ब्लेजर से कवर करने के बाद उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। लिली को याद आता है हंशी तो वही लड़का है जो उस दिन गुमियाओ को पिक करने के लिए आया था, इसलिए वो बोलती है तुम उस दिन वाले गुमियाओ के फेक बॉयफ्रेंड हो ना। तुम यहाँ पर तमाशा क्रिएट मत करो क्योंकि गो फैमिली ने इस लड़की को हमें बेच दिया है, अब हम इसके साथ कुछ भी करें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हंशी तो उसे चाटा मार देता है। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे चाटा लगाने की। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। वो उसे शिकायत करने लग जाती है हंशी ने मुझे चाटा मारा है। हंशी को देखकर उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्या उस आदमी ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। जैसे ही लिली हाँ बोलती है तो वो लिली को ही एक चाटा लगा देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मास्टर के साथ बदतमीजी करने की। जैसे ही लिली को पता लगता है वही मास्टर हंशी है तो वो उसे माफी मांगने लग जाती है। हंशी बोलता है तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि गुमियाओ से माफी मांगनी चाहिए। लिली अपनी जान बचाने के लिए गुमियाओ से भी माफी मांग लेती है। गुमियाओ बोलती है तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, तुम अपने पागल भाई से मेरी शादी कराना चाहती थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सुनकर हंशी गार्ड्स को बोलता है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, क्या तुम लोगों को मैडम की बात सुनाई नहीं दी। इसके बाद वो लोग लिली और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से ले जाने लगते हैं। बॉयफ्रेंड बोलने लग जाता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब लिली की ही गलती है। वो बोलता है मैं कभी ऐसे आदमी के साथ कोऑपरेशन नहीं करूँगा।
जिसका लिली जैसी लड़की के साथ रिलेशन हो। उनके जाने के बाद गुमिया बोलती है, सॉरी मेरी वजह से यहाँ पर तमाशा खड़ा हो गया। वो बोलता है, तुम्हारी नहीं मेरी गलती है क्योंकि मैं लेट हो गया था। उसके बाद गुमियाओं को वो ऊपर तैयार होने के लिए भेज देता है क्योंकि ये पार्टी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए अरेंज की गई होती है। गुमियाओं पूछती है, वो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? बोलता है, वो इम्पोर्टेंट पर्सन मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुमियाओं सोचती है, जरूर फिर तो ये उस पर्सन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता होगा। उसके बाद वो मेड से पूछने लग जाती है, क्या वो इम्पोर्टेंट पर्सन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेड बताती है, हंसी ने आज तक किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना वो उस इम्पोर्टेंट पर्सन से करता है। सुनकर गुमिया सोचने लग जाती है, मैं भी पागल थी, पता नहीं क्या क्या सपने देखने लग गई। ये दुनिया मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो तैयार होने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो तैयार हो जाती है, सोच रही होती है, जब मैं उस इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलूंगी तो मैं उससे क्या बात करूंगी। मेड को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सन तो वही होती है। उसे लगा कि शायद ये मिसेस ली की बात कर रही हैं। ये बोलती है, फिक्र मत कीजिए, वो पर्सन आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। गुमियाओं जैसे ही हॉल में आती है तो वो लोगों की बातें सुनती है। हंसी से बोल रहे होते हैं, आप अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो, आपने उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी तक रख ली। ये सुनकर गुमियाओं सोचती है, मुझे हंसी की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहिए, अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो मुड़कर जाने लगती है, तभी हंसी की नजर उस पर पड़ती है। वो भागकर उसके पास आता है और उसे जाने से रोक लेता है। मिसेस ली भी उसके पास आ जाती है और बोलती है, तुम हमारी फैमिली के लिए लकी स्टार हो। हंसी तो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। हंसी बोलता है, मॉम आपने इतनी सारी बातें कर कर इसे डरा दिया है। उसके बाद वो सबके सामने बोलता है, पार्टी का इम्पोर्टेंट पर्सन आ गया है, इसलिए हमें इस पार्टी को स्टार्ट करना चाहिए। ये सुनकर गुमिया शौक हो जाती है कि वही वो इम्पोर्टेंट पर्सन थी और हंसी उसी के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद वो अनाउंसमेंट करता है, मैं गुमियाओं से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। लिली बाहर से खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही होती है। गुमियाओं की सारी चीजें मैं छीन कर रहूंगी। तभी गुमियाओं को अजीब सा फील होने लग जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाता है। के बाद डॉक्टर उसे गुमियाओं की कंडीशन के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं ये सब कुछ टेस्ट मार्क्स की वजह से हुआ था। इसके लिए डॉक्टर उसे एक ऑयल देता है और उसे अप्लाई करने का तरीका भी बताता है। तभी जंग माँ मेड के साथ वहाँ पर आ जाती है और अंशी को देखकर सोचने लग जाती है, बॉस गुमियाओं से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इवन ये तो खुद को उसके लिए बदल भी रहे हैं। जैसे ही हंसी रूम में आता है तो गुमियाओं पूछती है, डॉक्टर ने क्या बताया है? हंसी बताता है सब कुछ ठीक है और उसके ऑयल लगाने लग जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा हेसिटेशन हो रही होती है। लेकिन हंसी के कहने पर वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। ऑयल अप्लाई करने के बाद हंसी उसे रेस्ट करने का बोलता है और खुद वो शावर लेने के लिए चला जाता है। टैक्सी में हंसी ठंडे पानी में बैठा हुआ होता है और वो शिवन को कॉल करता है। शिवन तो यहाँ पर सो रहा होता है। वो बोलता है, तुमने इस वक्त भाई कॉल क्यों की है? हंसी बोलता है, मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर शिवन तो शॉक हो जाता है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो भाई? क्या अब तुम गुमियाओं से प्यार नहीं करते हो? वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस डर है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और गुमियाओं को हर्ट कर दूंगा। ये सुनकर उसका कजन हंसने लग जाता है, इस बारे में तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद वो फोन काट कर सो जाता है और हंसी तो इसका सोल्यूशन सोचने लग जाता है। दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। गुमियाओं सोफे पर बैठी हुई होती है, पीछे काम करती हुई मेड आपस में बात कर रही होती है। हंसी और गुमियाओं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हंसी का गुमियाओं से दिल भर गया है, क्योंकि हंसी सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता है और रात को देर से आते हैं। दिन रात बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराती रहती हैं। हो सकता है उसे कोई और पसंद आ गई हो और हो सकता है बच्चों के आने के बाद वो किसी और लड़की से शादी कर ले और गुमियाओं को छोड़ दे। ये सुनकर गुमियाओं तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। वे चंगमा आकर उन्हें बोलती है, अगर तुम दोनों को अपनी नौकरी नहीं प्यारी तो मुझे बता दो, मैं निकाल देती हूँ। इस तरीके की बातें करते हुए मैंने दोबारा सुना तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद चंगमा गुमियाओं को आकर बोलती है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो दोनों फिजूल की बातें कर रही थी। गुमियाओं बोलती है, मुझे हंसी पर यकीन है और टिफिन उठाकर बोलती है, मैं कंपनी जा रही हूँ हंसी को लंच देने के लिए। इसके बाद वो कंपनी में पहुंच जाती है। वहाँ पर हंसी की असिस्टेंट उसे रोक लेती है और बहाना बना देती है कि हंसी बिजी है। गुमियाओं उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। वो देखती है वहाँ पर शिवन बैठा हुआ है। शिवन को वहाँ पर देखकर गुमियाओं को समझ में आ जाता है कि वहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये जानबूझकर मुझे अंदर जाने से रोक रही है। जब वो इस बारे में असिस्टेंट से पूछती है
वो बोलती है हाँ ऐसा ही है, पर तुम क्या कर लोगी, मैं 10 साल से हंशी के साथ काम कर रही हूँ। हम सबको पता है तुमने गुमियाओ को कैसे हासिल किया है। गुमियाओ तो उसे एक चाटा लगा देती है। बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे चाटा लगाने की। गुमियाओ बोलती है अगर तुम मेरी ऐसी ही बेइज्जती करोगी तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ। उसके बाद वो अंदर जाने लगती है। शुअन बोलता है अगर तुम पहले ही सोच लेते तो तुम्हें बर्दाश्त न करना पड़ता। उनकी बातें सुनकर गुमियाओ को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शायद सिर्फ वो बच्चों की वजह से उसके साथ है और उसे बर्दाश्त कर रहा है। उसके हाथ से लंच बॉक्स गिर जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अंशी को गिरने की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर आकर देखता है। असिस्टेंट उसे झूठ बोल देती है क्लीनर से लंच बॉक्स गिर गया था, मैं अभी साफ करवा दूंगी। खुशी लग जाती है क्या रात को आप मेरे साथ खाना खाने के लिए चल सकते हो, लेकिन हंशी तो उसे इग्नोर कर दरवाजा बंद कर लेता है। शुभन उसे बताता है तुम्हारी असिस्टेंट को तुम पर क्रश है, जिसके बाद वो HR डिपार्टमेंट में कॉल कर असिस्टेंट को फायर करने के लिए बोल देता है। शुभन बोलता है वो असिस्टेंट तुम्हारे साथ 10 साल से थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। शुभन बोलता है मेरे पास गुमियाओ है इसलिए अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, और अगर मेरी असिस्टेंट के मेरे बारे में ऐसे विचार थे तो उसे अपनी औकात भी पता लग जाएगी। अभी उसे याद आता है वो लंच बॉक्स तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने गुमियाओ के पास देखा था। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर गुमियाओ लंच बॉक्स पैक कर रही होती है। अंशी उसे बोलता है तुम कुकिंग मत करो, बस रेस्ट करो, कुकिंग का काम तुम मेट्स को करने दो। लेकिन वो बोलती है इस तरीके से तो मेरी कुकिंग स्किल भी खराब हो जाएंगी, मैं रोज तुम्हें कुछ नया बना कर खिलाऊंगी। ये सब याद कर वो समझ जाता है कि वहाँ पर गुमियाओ आई थी। तरफ गुमियाओ जो रोड पर चलकर जा रही होती है उसे बार बार शुवन और अंशी की बातें याद आ रही होती है। तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर हिट कर देता है। जैसे ही उसे होश आता है तो लिली उसके सामने बैठी हुई होती है। गुमियाओ बोलती है अगर इस बारे में अंशी को पता चल गया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिली बोलती है जो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी आज वो तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगी। तुमने ड्रग देकर हंशी को अपने काबू में किया था ना, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। वो गुमियाओ के फोन से हंशी को एक होटल में आने का मैसेज करती है और बोलती है जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो हंशी तुम्हें भूलकर मेरा हो जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। गुमियाओ उसे रोकने वाली होती है लेकिन किडनैपर उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। नेक्स्ट में हंशी मैसेज देखने के बाद होटल के रूम में आ जाता है। रूम में आते ही ड्रग की वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं। ये उसे देखकर बोलती है फाइनली हंशी यहाँ पर आ ही गया। हंशी को लगता है उसके सामने गुमियाओ खड़ी है इसलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन फिर वो बेड पर बेहोश होकर पड़ जाता है। देखकर लिली सोचती है मेरा प्लान तो काम कर रहा है। उसके बाद वो किडनैपर को कॉल करती है। किडनैपर फोन स्पीकर पर लगा देता है। गुमियाओ को बोलती है मेरा प्लान काम कर गया है, तुम्हारा हंशी मेरे पास आ गया है, आज के बाद हंशी को तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब सुनकर गुमियाओ की कंडीशन खराब होने लग जाती है। किडनैपर जैसे ये देखते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुमियाओ बोलती है प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं तुम लोगों को दूंगी। किडनैपर सोचते हैं अगर वो इसे हॉस्पिटल ले गए तो लिली उन्हें मार देगी और अगर नहीं लेकर गए तो वैसे भी ये लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर लिली अचानक से फोन कटने पर सोच रही होती है ये क्या हुआ, लेकिन फिर बोलती है मेरा काम तो हो गया, मुझे क्या फिक्र। उसके बाद वो हंशी का कोट उतारने वाली होती है लेकिन हंशी तो उसका गला ही दबा देता है। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मुझे अपने काबू में कर लोगी। लिली तो ये देखकर शौक हो जाती है कि इस पर ड्रग का कोई भी असर नहीं हुआ था। वो बोलता है मैं हंशी हूँ, कोई भी ड्रग मुझ पर इतनी आसानी से असर नहीं कर सकता। बोलती है फिर गुमियाओ के ड्रग ने तुम पर कैसे असर किया। तो बोलता है मैंने गुमियाओ को विलिंगली एक्सेप्ट किया था, तुमने मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है इसलिए अब तुम नहीं बच पाओगी। लिली वहाँ से भाग रही होती है लेकिन जैसे ही डोर ओपन करती है तो सामने शुवन गार्ड्स के साथ खड़ा हुआ होता है। हंशी बोलता है मैं गुमियाओ को अच्छे से जानता हूँ, उसका एक सेंटेंस ये बताने के लिए काफी था कि वो गुमियाओ नहीं थी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो बता दो गुमियाओ कहाँ पर है। लिली बोलती है मैं कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ पर है, वो ऐसे ही मर जाएगी। शुवन बोलता तुम फिक्र मत करो, मैं इसके मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा कि गुमियाओ कहाँ पर है। जिसके बाद वो बाहर जाता है। शुवन गार्ड्स के साथ मिलकर उसे ढूंढने लग जाता है। अंशी बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है पता नहीं गुमियाओ कहाँ पर होगी। भी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। वो लोग उसे बताते हैं कि गुमियाओ बहुत ही ज्यादा डेंजर कंडीशन में है। दूसरी तरफ गुमियाओ को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है। वो सोचती है
अंशी अभी तक नहीं आया, वो तो लिली के साथ होगा ना। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। जैसे ही अंशी वहाँ पर पहुँचता है तो डॉक्टर उसे बाहर ही रुकने के लिए बोलते हैं। अंशी बोलता है आपको हर हाल में गुमियाओं को बचाना होगा। डॉक्टर बोलती है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तभी वहाँ पर शुअन मिसेस ली के साथ आ जाता है। मिसेस ली बोलती है गुमियो कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज वो अचानक से इमरजेंसी में कैसे है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बेबीज के साथ बाहर आ जाती है और उसे बच्चे दिखाने लग जाती है, लेकिन हंशी तो गुमियाओं के बारे में पूछता है और जल्दी से अंदर चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर मिसेस ली के पास आती है, लेकिन मिसेस ली भी जल्दी से गुमियाओं के पास चली जाती है। डॉक्टर तो ये देखकर शौक हो जाती है क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी फैमिली देखी थी जिन्हें बच्चे की जगह माँ की फिक्र थी। वो बोलता है मैंने लिली का मसला हल कर दिया है, तुमने गलत समझ लिया था कि मैं लिली को पसंद करने लगा हूँ। लेकिन फिर से वो सेम बात बोल रही होती है। तो ऋषि भी बोल देता है ठीक है मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा और उठकर बाहर आ जाता है। शुअन बाहर आकर उससे पूछता है तुम गुमियाओं से प्यार करते हो तो तुमने उसकी बात क्यों मानी। वो बोलता है गुमियाओं अगर ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा ही करूँगा, वैसे भी मेरी गलती है कि मैं उसकी केयर ही नहीं कर पाया, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो सेफ रहे। और उसके बाद वो डॉक्टर को बोलता है आप गुमियाओं का ख्याल रखना। उनके जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर और मिसेस गु आ जाते हैं। मिसेस गु बोलती है हमें उस लड़की से कोई फायदा नहीं हुआ, क्या हमें उस फैमिली से जाकर पैसे मांगने चाहिए कि हमारी बेटी ने उनको 3 बच्चे दिए हैं। लेकिन मिस्टर गु बोलते कोई भी पागल हमारी बेटी के लिए पैसे नहीं देगा, अगर गुमियाओं हमको पैसे नहीं देगी तो हम खुद ही निकलवा लेंगे। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। गुमियाओं को बेहोश कर व्हील चेयर पर बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर वहाँ पर आती है तो गुमियाओं वहाँ से गायब थी। हंशी भी थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है गुमियाओं वहाँ से गायब हो गई है तो सोचने लग जाता है इस बार मैं गुमियाओं को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। गुमियाओं को जब होश आता है तो वो गु हाउस में होती है। उसके पेरेंट्स उसके सामने खड़े होते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वो बोलते हैं तुम हमारे लिए ब्राइट प्राइस नहीं लेकर आए इसलिए हम तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो पर अपने रिच हस्बैंड से हमारे लिए 1 मिलियन युआन लेकर आओ। वो बोलती है मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है इसलिए अब वो मुझे पैसे नहीं देगा। उसके डैड उसे चाटा मार देते हैं ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, तुमने उसे 3 बच्चे दिए हैं, क्या बदले में वो तुम्हें थोड़े से पैसे भी नहीं दे सकता। उसके बाद वो अपनी वाइफ को बोलता है शो फैमिली तो अब हमें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए अब हमें कुछ और ही सोचना होगा। ये सुनकर गुमियाओं तो शौक हो जाती है। मिसेस गु बोलने लग जाती है क्या तुमको नहीं पता लिली ने किसी रिच मैन को ऑफेंड किया था और अब वो सड़कों पर भीख मांगती फिर रही है, उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी इसलिए अब हम तुम्हें किसी और को बेच देंगे। गुमियाओं सोच रही होती है इसका मतलब मैंने हंशी को गलत समझ लिया था। इसके बाद वो ली को बोल रही होती है गुमियाओं अंदर बंधी हुई है, आप उसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे ही हंशी अंदर आता है तो वो देखता है गुमियाओं की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसके मुंह में कपड़ा होता है। वो उसके मुंह से जैसे ही कपड़ा निकालता है तो गुमियाओं बोलती है मैं शादीशुदा हूँ प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। हंशी बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स तो बता रहे थे तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। वो बोलती है ये सब बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि क्लियर हो चुकी है। वो बोलता है इसका मतलब तुम अपने पति से प्यार नहीं करती हो। वो बोलती है मैं अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। सुनकर हंशी स्माइल करने लग जाता है और वो गुमियाओं की आंखों से पट्टी हटा देता है और उसे गले लगाकर बोलता है मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो गुमियाओं को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। गुमियाओं बोलती है मेरी रस्सी तो खोल दो। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, क्या मालूम तुम फिर से छोड़कर भाग जाओ मुझको, मुझे कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।